लता जी और आशा जी के बारे में क्या कहूँ? ये तो एक चाँद है, एक सूरज है। मतलब जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये 2 आवाज़ें जो हैं वो सदा दिलों पे राज करेगी। और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आशा जी और लता जी का, और मेरा सौभाग्य है कि मैंने दोनों के साथ में काम किया है। वीर ज़ारा में मेरा दीदी के साथ में बड़ा खूबसूरत गाना था, तेरे लिए हम हैं जिए, और वो गाना सुन के दीदी ने बहुत आशीर्वाद दिए। और आशा जी का तो ऐसा प्यार है कि वो अपने हाथों से कई बार खाना बना करके खिलाती हैं, उनको खिलाने का बहुत शौक़ है। तो कई बार फ़िश बिरयानी और पता नहीं क्या नई-नई डिशें बनाते रहती हैं। और एक फ़िल्म आई थी जिसमें मेरा एक गाना था और उनका भी गाना था, और फ़िल्म थी तक्षक। तक्षक में रंग दे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, वो आशा जी का गाना था, और मेरा गाना था खामोश रात। दोनों सेम फ़िल्म में गाने थे। तो वो कहीं अमेरिका में थी, और अमेरिका से उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरा गाना तो अच्छा है, मोहे रंग दे बड़ा पॉपुलर भी हो गया है, लेकिन मैं तुम्हारा गाना ज़्यादा सुनती हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए इतना बड़ा आशीर्वाद था वो, कि उनका ये कहना कि तुमने अच्छा गाया है। और आज भी वो इतना प्यार करती हैं, आज भी दीदी इतना प्यार करती हैं, और दोनों को जोक्स बहुत पसंद हैं। तो हम लोग जब भी मिलते हैं तो जोक्स एक्सचेंज होते हैं। और आशा जी का तो ऐसा है कि जब भी वो फ़ॉरेन ट्रिप पे जाती हैं तो मुझे फ़ोन करती है, भाई कोई नया जोक हो जो मैं स्टेज पे कह सकूं तो मुझे सुनाओ। तो फिर तो बड़ा प्यार है। और हम लोग तो बहुत लकी अपने आप को मानते हैं कि हम ऐसे युग में पैदा हुए हैं जहां आशा जी और लता जी जैसी हस्ती जो हैं, जिनको हमने प्रत्यक्ष देखा है। क्योंकि तानसेन और ताना रीरी और इनके तो हमने किस्से ही सुने हैं, उनको तो हमने देखा नहीं है, या माँ सरस्वती को हमने देखा नहीं है कि वो कैसे वीणा बजाती होंगी या कैसे रागों को गाती होंगी, लेकिन इन दोनों बहनों को तो हमने साक्षात देखा है। तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम इस दौर में ज़िंदा हैं। और मनहर भाई के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि थॉरो जेंटलमैन, इतना प्यार, इतना क्योंकि मैं मनहर भाई, निर्मल भाई और पंकज भाई तीनों के साथ में मैं बजाता था, और मैं आई वाज़ लाइक घर का बच्चा, कि उनकी मम्मी, उनके पापा वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। मनहर भाई की दोनों बेटियां जो हैं वो मुझसे बहुत अटैच थीं, और बड़ा सपोर्ट उनकी तरफ से मुझे मिला। जब भी उनके प्रोग्राम्स होते थे तो तीनों भाई जो हैं वो इतना प्यार करते थे कि मेरी हर पसंद का वो ख़्याल रखते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज भी जब भी मिलते हैं तो उतना ही प्यार मनहर भाई की मिसेज़ जो हैं वो भी उतना प्यार से मिलती हैं। तो दुआएँ निकलती हैं जब भी हम मिलते हैं, कि आज भी मुझे वो दिन याद आता है कि जब मैं तबला बजाता था। हालाँकि अब मैं सिंगर हो गया हूँ, लेकिन आज भी आई एन्जॉय माई ओल्ड डेज़। मैं याद करके मुझे बड़ी खुशी होती है। सोनाली को पहली बार मैं बॉम्बे में एक क्लब है सीसीआई क्लब, तो वहाँ 3-4 आर्टिस्टों का गाना था, जिसमें जुनैद अख्तर थे, अशोक खोसला थे, घनश्याम वासवानी थे और हरिंद्र खुराना थे। 4 सिंगर थे और मैं तबले पे था, और सोनाली ऑडियंस में बैठी हुई थी, प्रोग्राम सुनने आई थी। और वो मेरा शुरुआती दौर था 80s में। तो मैं बजाया, और आई वाज़ अ चार्मर ऑन द स्टेज एज़ अ प्लेयर। तो लोगों ने बहुत मुझे पसंद किया, और वो आईं और आकर के मुझे बधाई दी कि आपको पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जहाँ-जहाँ मेरे प्रोग्राम्स होते थे, कई बार सुनने के लिए आ जाती थी।
तो शुरुआत इंट्रोडक्शन जो है वो इस तरह से हुआ, और फिर करते करते मुझे पता चला कि इनको गाने का इतना शौक़ है। तो मैंने उनसे पूछा कि भई आपको शौक़ है तो आप गाती क्यों नहीं? बोले नहीं, अब छूट गया है, सब रह गया है, पीछे रह गया है। तो मुझे बड़ा अनफ़ेयर महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जिसको इतना गाने से प्यार हो, उसको गाना गाना चाहिए। कि हम लोग तो प्रोफ़ेशनल म्यूज़िशियन हैं, लेकिन इतना टाइम हम गाने के पीछे स्पेंड नहीं करते। 24 घंटा संगीत में नहीं रहते। हम 1-2 घंटा खाने के बारे में भी बात कर लेते हैं, 1-2 घंटा राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं, 1-2 घंटे और भी किसी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन सोनालिका तो ऐसा था कि 24 घंटा सिर्फ़ म्यूज़िक, 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 म्यूज़िक। तो आई वाज़ वेरी सरप्राइज़ कि मैंने कहा ये लड़की तो कमाल है, इसके अंदर इतना म्यूज़िक भरा हुआ है, आई थिंक शी शुड सिंग। तो मैंने उससे कहा कि भई आप प्रोग्राम शुरू करिए। ये 84 की बात है। तो बोले नहीं, मैं अकेली तो नहीं कर सकती, कैसे होगा, क्या होगा? तो मेरा भी वो दौर था जब मैंने सोचा कि मैं भी गाना शुरू करना चाहता हूँ। तो फिर हमने जो है साथ में प्रोग्राम करना शुरू किया। जब मैं लंदन से वापस आया तो हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि आधा प्रोग्राम तुम गाओ, आधा प्रोग्राम मैं गाता हूँ, और हम साथ में मिल कर के प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो ये शुरुआती दौर रहा, और सोनालिका इतना सपोर्ट था मेरे पीछे, क्योंकि मैं तो उन दिनों बड़ा डिप्रेस था, मैं उन दिनों स्ट्रगल, मेरा पीरियड चल रहा था, लेकिन सोनाली वाज़ बिल्कुल मेरे पीछे एकदम स्तंभ की तरह खड़ी थी कि नहीं, तुम कर सकते हो और तुम्हें करना ही चाहिए, गाना ही गाना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना है। और अगर वो नहीं होती तो पता नहीं, शायद मैं कहीं भटक जाता, या मैं फिर वापस तबला बजाने चला जाता, या मैं कुछ और काम कर लेता। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि हिम्मत टूट जाती थी जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, क्योंकि काम भी नहीं मिल रहा है, पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, नाम भी नहीं हो रहा है, और अचानक से ये डाउनफॉल जो है 5 साल बाद में, वो बर्दाश्त के बाहर था। तो ऐसे टाइम सोनालिका जो सपोर्ट मुझे मिला, तो मैं 7 जन्म तक उसका ये एहसान जो है कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता हूँ। और वो फिर प्यार में कब तब्दीली हुई और कब हम दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरे। 87 में हमने एंगेजमेंट की, 89 में हमने शादी की। तो शादी के ये 26वां साल हमारा चल रहा है, एंड वी आर स्टिल, रोमांस हमारा जारी है। वी हैव अ डॉटर ऑफ 24 ईयर्स, वो भी गाती है। सो टचवुड। एक प्रोग्राम आया था मिशन उस्ताद, जिसमें कैलाश खेर, मोहित चौहान और श्रद्धा पंडित और काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर थे। उसमें हम लोग भी थे, और जूरी में, उसमें जजेस में रहमान साहब थे, जावेद साहब थे, लारा दत्ता जी थी। तो वी वन दैट कंपटीशन, वी गॉट द अवार्ड ऑफ उस्ताद, दो वी आर नॉट उस्ताद, वी आर स्टिल स्टूडेंट। और हाल ही में हमने एक अवार्ड और जीता है, इस साल का बेस्ट गज़ल एल्बम ज़िक्र तेरा, उसके लिए हमको जीमा अवार्ड से नवाजा गया है। सो वी आर वेरी हैप्पी कि 26 साल बाद भी वी आर गेटिंग अवार्ड्स। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो हमें और प्रोत्साहित करता है आगे काम करने के लिए। आई विश आपकी हर बात सही हो और ऐसा दौर आए कि गज़लों के लिए कोई फ़िल्मों में जगह बनती जाए, या अच्छे लिरिक्स आते जाएं, क्योंकि ऐसी ऐसी शायरी आ रही है कि हमें तो सुन कर के बड़ा अजीब लगता है। अभी थोड़े दिन पहले एक गाना आया था, मैं हूँ सुपरमैन, मैं हूँ सलमान का फ़ैन, मुझसे पंगा ना लेना, कर दूंगा माँ बहन। अब ये लिरिक्स सुनने के बाद में हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये बैंड क्यों नहीं होती, ऐसी चीज़ें बैंड हो जानी चाहिए। क्योंकि आप दिन भर 40 बार 50 बार टीवी पे वो दिखाया जा रहा है, और बच्चे जो हैं वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। बच्चों को तो पता नहीं है कि अच्छा बुरा क्या है, वो जो 40 बार सुन रहे हैं वो
41वीं बार खुद ही गाने लगते हैं। तो ये बड़े दुख की बात है कि अच्छी चीज़ें जो हैं वो प्रमोट कम होती हैं। गज़लों के लिए जो है कोई चैनल आगे नहीं आ रहा, सबको टीआरपी की पड़ी है, सबको 100 करोड़ क्लब की पड़ी है। तो कमर्शियल एंगल सबके इतने ज़्यादा वो हो गए हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं फिट नहीं बैठती, क्योंकि ऐसे लोग नहीं हैं। हाँ, अभी भी संजय बंसाली, जेपी दत्ता जी और भी अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं जो अपनी फ़िल्मों में बहुत अच्छे गाने लेते हैं। भट्ट साहब के कैंप में जो आप गाने सुनते हैं वो भी बड़े अच्छे गाने होते हैं। तो लेकिन यह है कि हर चीज़ कमर्शियल हो गई है। आइटम सॉन्ग जो है वो इन दिनों ज़रूरी हो गया है। हर फिल्म में एक आइटम सॉन्ग आ जाता है, कभी मुन्नी के नाम से आता है, कभी शीला के नाम से आता है। मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जाते जाते मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग गाना गाना चाहते हैं, जो लोग शौक़ रखते हैं, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिल सकता, तो ज़रूर किसी न किसी से सीखें और भाषा से प्यार करें। क्योंकि अगर आप गज़ल गाना चाहते हैं तो उर्दू पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, और आजकल तो लोग हिंदी भी ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर अच्छी लैंग्वेज होगी तो आपके गाने में उसका असर अलग आएगा, और कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए आप, क्योंकि ये आग में जितना तपेंगे ना उतना उसका मज़ा है। क्योंकि ये कुदरत का नियम है कि जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाती है उतनी जल्दी नीचे आ जाती है। तो एक शेर मैं हमेशा कहता हूँ कि है यूं ही घूमते रहने का मज़ा ही कुछ और। ये लाइफ क्या है? इट्स अ जर्नी। है यूं ही घूमते रहने का मज़ा ही कुछ और, ऐसी लज्जत ना पहुंचने में ना रह जाने में। अगर आप पहुंच भी गए तो फिर क्या? देयर इज़ नो हेडरूम लेफ्ट, फिर आपको नीचे ही आना है। तो इसलिए कहीं पहुंचने की जल्दबाजी मत करिए, और रह भी मत जाइए। सफ़र में रहिए, चलते रहिए, उसका एक अपना अलग मज़ा है। और हमारे उस्ताद कहा करते थे कि देखिया, सीखिया, परखिया। कुछ चीज़ें देखने से आती हैं, कुछ चीज़ें अपने आप परखने से आती हैं, और कुछ चीज़ें सीखने से आती हैं। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में जाते जाते सभी कलाकारों की जानिब से ये शेर कि कलाकार जो है वो बिल्कुल खुशबू की मानिंद होता है, कि मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मैं आप तक पहुँच रहा हूँ, आप मुझे महसूस कर पा रहे हैं। जब आप मेरा गाना रेडियो पे सुनते हैं तो आपके भीतर मेरी पर्सनालिटी डेवलप होती है कि रूप कुमार राठौड़ ऐसे गाते होंगे, रूप कुमार की आवाज़ ऐसी होगी, रूप कुमार ऐसे बोलते होंगे। तो ये एक महसूस करने वाली बात है, जैसे हम खुशबू को महसूस करते हैं। तो ये शेर देखिएगा, उसकी नज़ाकत देखिएगा कि खुशबू को फैलने का बहुत है शौक़, मगर हर कलाकार चाहता है कि उसका दायरा दिन ब दिन बढ़ता जाए, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जाए। खुशबू को फैलने का बहुत है शौक़, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो आप तो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, आप हमारे लिए हवा हैं। हम तब तक ज़िंदा हैं जब तक आप लोग सुनते हैं, जब तक आप लोग सराहते हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि कलाकारों को ज़िंदा रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।